दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगला दिन कुछ शांत सा था। मोनाली की तरफ से अभी कुछ हरकत नहीं हुई थी। अनिरुद्ध, सौरभ सब अपने काम में बिजी थे। किंजल कुछ परेशान सी थी। करण को वो रिकॉर्डिंग कैसे सुनाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। करण का रिएक्शन क्या होगा यह सोचकर उसे डर लग रहा था। उसने हिम्मत करके करण को फ़ोन लगाया। हे करण। हाँ बोलो ना। क्या हम अभी मिल सकते हैं? हाँ श्योर। तो क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। करण ने फ़ोन कट किया और वो किंजल के घर आने के लिए निकल चुका। थोड़ी ही देर में करण किंजल के घर आ गया। आओ बैठो, मैं हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, किंजल ने कहा और वो कॉफ़ी लेने चले गए। तभी करण के फ़ोन पर मोनाली का कॉल आया। करण ने फ़ोन नहीं उठाया तो रिंग फिर से बजी तो करण ने फ़ोन उठा लिया। करण, तुमने क्या सोचा हमारे बारे में? प्लीज़ अब तो मुझे जवाब दे दो, मोनाली ने रोते हुए कहा। मोनाली, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? करण ने अचानक से खड़े होते हुए कहा। मेरे पापा मुझे वापस बुला रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुनो मोनाली, तुम पहले रोना बंद करो। कैसे करूँ? हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? उस रात जो कुछ हुआ था उसमें मेरी क्या गलती थी? और वो सब भूलने के लिए मैं ब्रेक लेकर गई थी, पर मैं वापस आई तुम्हारे लिए। पर तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो, मेरे कॉल्स भी नहीं उठाते हो। आई एम सॉरी मोनाली, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। सब किया उस अनिरुद्ध ने और तुम सज़ा उसको देने के बजाय मुझे दे रहे हो और उसकी दोस्त किंजल से ही दोस्ती कर रहे हो, ये जानते हुए कि वो अनिरुद्ध की वाइफ संजना की भी बहन है। क्यों? देखो मोनाली, किंजल इस सब में शामिल नहीं है और वो उन सब से अलग है। ये सच नहीं है करण। किंजल तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है और वो भी अनिरुद्ध और संजना के कहने पर। ये तुम क्या बोल रही हो मोनाली? हाँ करण, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। पहले तो तुम मेरी हर बात सच मानते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम हर बार मुझे मेरे कुछ कहने पर सवाल करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अब भी तुम पर भरोसा है। करण इतना ही बोला था कि उसकी नज़र सामने खड़ी किंजल पर गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किंजल ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। किंजल, करण ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। किंजल ने टेबल पर कॉफ़ी रखी और फिर अपने आंसू पोंछे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? किंजल ने कहा। किंजल प्लीज़, तुम गलत समझ रही हो। नहीं करण, तुम पहले मुझे जवाब दो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मोनाली के खिलाफ कर रही हूँ? करण को वो सब याद आई जो किंजल ने उसे समझाते वक्त कही थी। नहीं, करण ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तो तुमने मोनाली से ऐसा क्यों कहा कि तुम उस पर भरोसा करते हो? क्योंकि वो परेशान थी। वो तुम्हें नहीं जानती इसलिए यह सब कह रही है, और वो मुझसे प्यार करती है इसलिए वो सिर्फ इनसिक्योर हो गई है बस। प्यार और मोनाली? नहीं, वो कोई तुमसे प्यार नहीं करती है। उसकी तो किसी और के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। ये क्या बकवास है किंजल? ये बकवास नहीं, सच है, और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। तुम्हें याद है अनिरुद्ध और सौरभ ने तुम्हें मोनाली और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर दिखाई थी? वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, उसका कजिन था। करण ने थोड़ा गुस्से के साथ कहा। नहीं, मोनाली ने तुमसे झूठ कहा था। वो उसका बॉयफ्रेंड ही था और उसके साथ मोनाली की एंगेजमेंट होने वाली है, और ये खुद उसके उस बॉयफ्रेंड ने कहा है। पर तुम्हें यह सब कैसे पता? वो अनिरुद्ध और सौरभ ने उससे फ़ोन पर बात की थी। ओह, मतलब मोनाली सही थी, तुम उनके ही साथ मिली हुई हो। मैं ही समझ नहीं पाया, आखिर तुम हो तो उनकी ही दोस्त, करण ने गुस्से के साथ कहा। क्या करण, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम सब सिर्फ तुम्हारे लिए या कर रहे हैं। अच्छा तो बताओ, तुम सब ऐसा क्या कर रहे हो मेरे लिए? मोनाली की सच्चाई तुम्हारे सामने लाने के लिए। वो तुम्हारे प्यार के लिए वापस नहीं आई है। तुम ये तो जानते हो कि अनिरुद्ध कैंसर की मेडिसिन कम प्राइस में दे रहा है और बहुत से लोग यह मेडिसिन पाना चाहते हैं ताकि वो इनको ज़्यादा दाम में बेचकर ज़्यादा पैसे हथिया
सके लोगों से, और इसमें से ही एक मोनाली है जो उस काम के लिए तुम्हें अपना हथियार बनाना चाहती है। करण यह सुनकर बस चुप था। करण प्लीज़ कुछ तो कहो। वाह, कहानी अच्छी बनाई थी तुमने, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है तुम्हारी यह बनी बनाई कहानी सुनने की। सो गुड बाय बोलकर करण वहाँ से जाने लगा। इस तरफ मोनाली हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रही थी। तुम अब भी आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर लेते हो मेरे प्यारे करण, उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने घड़ी में देखा, शाम के 7 बज चुके थे। मोनाली ने किसी को फ़ोन लगाया। सुनो, 7 बज चुके हैं, दोनों भाई ऑफिस से निकलते ही होंगे, उठा के लाओ उन दोनों को मेरे पास। ठीक है मैडम, उस खूंखार से दिखने वाले साजिद ने कहा और फ़ोन रख दिया। साजिद भाई, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? दिल्ली का डॉन हूँ मैं, मेरे होते हुए कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, समझे? चलो। साजिद अपने 5 गुंडों के साथ गाड़ी में ओबराय कंपनी के सामने खड़ा था। थोड़ी देर में अखिल और मनीष आए और गाड़ी में बैठे साजिद और उसके साथी भी कार में उसका पीछा करने लगे। आगे 2 रास्ते थे। उन 2 रास्तों में से एक रास्ता सुमसाम था और दूसरा हमेशा लोगों से भरा हुआ रहता था। ड्राइवर हर बार सुनसान रास्ते की जगह दूसरा रास्ता ही लेते थे, पर आज वो रास्ता बंद था। ड्राइवर ने यह देखकर गाड़ी रोक दी। क्या हुआ राजू? अखिल जी ने पूछा। साहब पता नहीं ये रास्ता बंद क्यों? सुबह तो नहीं था। कोई बात नहीं, ये गवर्नमेंट का ही यही रहता है, तुम दूसरे रास्ते से ले लो, अखिल जी ने कहा। तो ड्राइवर ने दूसरे रास्ते की तरफ गाड़ी घुमा दी। कुछ दूर आगे जाते ही उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो गई। अरे ये गाड़ी को क्यों बंद हो गई? मनीष चाचू को कुछ समझ नहीं आया। मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर ने पेट्रोल चेक किया तो सारा पेट्रोल खत्म हो चुका था और गाड़ी में से सारा पेट्रोल रास्ते पर लीक हो गया था। तब साजिद और उसके साथी वहाँ पहुँचे। साजिद ने जोर से ड्राइवर के सिर पर डंडा मारा और ड्राइवर बेहोश हो गया। फिर सभी गुंडों ने अखिल और मनीष को घेर लिया। तुम तो वही हो ना, दिल्ली का सबसे बड़ा क्रिमिनल? मनीष ने उसे पहचान लिया था। गलत, मैं क्रिमिनल नहीं, दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन हूँ। देख साजिद, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अखिल मल्होत्रा, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर किसी और की है। और तुम्हें, उसने हमें यहाँ तुम्हें लाने के लिए भेजा है, जो हम करके ही रहेंगे। देख साजिद, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना ले ले, पर भाई साहब को जाने दे। तेरे भाई साहब अकेले नहीं, तू भी हमारे साथ ही आ रहा है। चलो रे। साजिद ने इशारा किया और 2 आदमी ने क्लोरोफार्म वाला रुमाल अखिल और मनीष को सुंघा दिया। कुछ ही सेकेंड्स में दोनों बेहोश हो गए। उन्होंने दोनों गाड़ी में डाला और वहाँ से निकल गए। अनिरुद्ध और सौरभ घर आ चुके थे। 8 बज चुके थे, पर मनीष और अखिल के अब तक घर न आने से अनुराधा जी और दादी चिंतित थी। 8:30 बजे अनुराधा, संजना और सौरभ डिनर के लिए हॉल में आए। अरे मॉम, पापा और चाचू कहाँ रह गए? बुलाइए उनको डिनर के लिए, सौरभ ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा। तुम्हारे पापा और चाचू अभी तक आए नहीं हैं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे, अनुराधा जी ने परेशान स्वर में कहा। क्या आप लोग? वो लोग तो हमारे पहले ही 7 बजे निकल चुके थे, अनिरुद्ध ने आश्चर्य के साथ कहा। क्या पता कोई काम आ गया हो, संजना ने सजेस्ट करते हुए कहा। 1 मिनट में फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, सौरभ ने कहा और ऑफिस में फ़ोन लगाया। कुछ मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद उसने मायूस होकर फ़ोन रख दिया। क्या कहा उन्होंने? दादी ने तुरंत पूछा। दादी, उनका कहना है कि वो लोग 7 बजे ही निकल चुके थे। सौरभ, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अनिरुद्ध को अब चिंता होने लगी थी। आंटी वैशाली चाची कहाँ हैं? संजना ने इधर उधर नज़र करते हुए पूछा। वो तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई हैं, दादी का कहते हुए मुंह बिगड़ गया था। लो, चाची आ गई, सौरभ ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? तुम्हें कुछ परवाह है मेरे बेटे की? तुम्हारा पति घर वापस नहीं आया है और कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है, और तुम हो कि बाहर मजे करके आ रही हो, दादी ने वैशाली पर चिल्लाते हुए कहा। क्या मनीष घर नहीं आया?
शायद कहीं बाहर गया होगा, पार्टी करने आ जाएगा, कहते हुए वैशाली जाने लगी। रुको चाची, आप जरा साइड में आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अनिरुद्ध कड़क आवाज में बोला। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर वैशाली डर गई। मैं भी आती हूँ, संजना भी कड़क आवाज़ में बोली। और मैं भी, अब की बार सौरभ बोला। इन सब की ऐसी आवाज़ सुनकर वैशाली की घबराहट और बढ़ गई। हाँ हाँ चलो, वैशाली घबराहट के साथ बोली। एक कमरे में वैशाली, अनिरुद्ध, संजना और सौरभ खड़े थे। चाची, मनीष चाचू और अखिल अंकल कहाँ हैं? अनिरुद्ध ने शांत आवाज़ में कहा। बेटा, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? मैं तो अभी आई हूँ। चाची, ज़्यादा भोली मत बनिए, आप सब जानती हैं। सौरभ की आवाज़ अब की बार कुछ ऊंची हो गई थी। ये क्या कह रहे हो? मैं सच में नहीं जानती। चाची, हमें सब पता है कि आपने क्या क्या किया है, आप हमें बता दीजिए, नहीं तो हम आपकी सारी करतूत सबको बता देंगे। अनिरुद्ध ने धमकी देते हुए कहा। अब तो मुझे धमकी दे रहा है? मैं कौन हूँ ये तो जानता है ना? चाची, अनिरुद्ध और हम सब जानते हैं कि आप कौन हैं, एक धोखेबाज पत्नी, संजना ने आंखें दिखाते हुए वैशाली से कहा। ए लड़की, ये क्या बोल रही है? मैं कोई धोखेबाज नहीं। शांत संजू, देखो चाची, मैं जानता हूँ कि आप मोनाली के साथ मिली हुई हैं। अगर आपने हमें नहीं बताया तो आप सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे इतना तो जानते हैं कि मैं अपने अंकल और चाचू के लिए किसी हद तक भी जा सकता हूँ। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा। वैशाली चाची के सामने अनिरुद्ध का यह रूप देखकर सौरभ भी शौक था। सच में बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अनिरुद्ध, मुझे लगता है चाची सही कह रही हैं। ठीक है संजू, चाची आप एक काम करिए, अभी मोनाली को कॉल कीजिए और उसे पूछिए उसने अखिल अंकल और चाचू को कहाँ रखा है। ठीक है, मैं करती हूँ। वैशाली ने घबराते मोनाली को फ़ोन लगाया। मैं जानती ही थी कि तुम्हारा फ़ोन ज़रूर आएगा, चलो अब फ़ोन उसे दो। मोनाली ने फ़ोन उठाते ही तुरंत बोला। वैशाली ने फ़ोन अनिरुद्ध को दिया। मोनाली कहाँ है मेरे अंकल और चाचू? अनिरुद्ध चिल्लाया। कूल अनिरुद्ध, एक काम करो, थोड़ा ठंडा पानी पी लो। सेट आप मोनाली, मैं इस वक्त जरा भी तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। ओके चलो, अब तुम्हें बता ही देती हूँ। तुमने सही समझा, तुम्हारे अखिल अंकल और मनीष चाचू मेरे ही पास हैं। तुम उन्हें ढूंढ कर यहाँ आके छुड़ा लो। इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मोनाली, तुमने मेरे परिवार पर वार किया है, तुम्हें तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। नहीं अनिरुद्ध, पाताल तक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ना, उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलो मैं ही तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, तो लिखो स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री, न्यू दिल्ली, पुराने पुल के पास। और सुनो, तुम और वो लॉलीपॉप, क्या नाम है उसका? हाँ सौरभ, तुम दोनों ही आना। पुलिस को लाए तो तुम्हें सिर्फ इनकी लाशें मिलेगी यहाँ कहकर मोनाली ने फ़ोन कट कर दिया। मुझे लॉलीपॉप कहती है छिपकली कहीं की। ओह, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आज जाकर मैं उसके बाल ही काट देता हूँ। सौरभ ने अपने दांत कचकचाते हुए गुस्से से कहा। चलो सौरभ, चलते हैं। अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे वहाँ से जाने के लिए तैयार था। पर अनिरुद्ध, संजू नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगी, ना ही पुलिस आएगी, और मैं और सौरभ ही जाएंगे, डेट्स फाइनल। कहते हुए अनिरुद्ध बाहर आ गया। दादी आंटी, मैं वादा करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, सबको सही सलामत वापस लाऊंगा। अनिरुद्ध ने अनुराधा जी और दादी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है संजू, तुम दादी और आंटी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। हाँ, और तुम भी अपना ख्याल रखना, कहते हुए संजना की आंखें बाहर आई थी। फिर अनिरुद्ध और सौरभ मोनाली के कहे एड्रेस पर जाने के लिए निकल चुके थे। अनिरुद्ध और सौरभ मोनाली के बताए गए पते पर पहुंच चुके थे। फैक्ट्री सुनसान नजर आ रही थी। फैक्ट्री का आगे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अनिरुद्ध और सौरभ जैसे दरवाजे के अंदर पहुंचे, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दोनों धीरे धीरे आगे चलकर जा रहे थे। आगे एक बड़ी सी जगह पर चारों ओर गुंडे खड़े हुए थे। अनिरुद्ध और सौरभ को आता देखकर उन्होंने बंदूक उनके ऊपर कर दी। सामने उन्हें अखिल और मनीष कुर्सी से बंधे हुए दिखाई दिए। उनकी आंखें बंद थी। उनके पीछे साजिद हाथ में बंदूक लिए पीछे मुड़कर खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? अनिरुद्ध ने ऊंची आवाज़ में कहा। यहाँ पर ऊंची आवाज़
में सिर्फ साजिद डॉन ही बात कर सकता है, समझे। साजिद ने अनिरुद्ध की तरफ मुड़कर गुस्से से कहा। सौरभ, ओ तो तुम अब उसने इस खेल में क्रिमिनल्स को भी शामिल कर लिया है। साजिद, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हारे सामने दिल्ली का सबसे खतरनाक डॉन खड़ा है और तुम यहाँ डायलॉग मार रहे हो। सौरभ, तुम इसे डायलॉग कहते हो? सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा। साजिद, ए छोकरे, ज़्यादा साना मत बन, नहीं तो तेरे इस बाप को मैं और इसे ठोक दूंगा। साजिद ने गन अखिल और मनीष पर रखते हुए कहा और इस वजह से अखिल और मनीष जाग गए। सौरभ, अनिरुद्ध, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? अखिल जी उन दोनों को यहाँ देखकर और भी ज़्यादा डर गए थे। आपको छुड़वाने आए हैं अंकल। साजिद, ये मेल मिलाप बाद में करना, अगर मेरे हाथों से बच पाओगे तो। अनिरुद्ध, देखो, तुम इन्हें छोड़ दो और चाहो तो हमें बांध दो, प्लीज़ इनको जाने दो। साजिद, अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है, वो आएगी वही डिसाइड करेगी। अनिरुद्ध, वो कहाँ है? मोनाली, यहाँ हूँ। मोनाली ने पीछे से अंदर की ओर एंट्री कर ली। मोनाली, वेलकम बॉयज़। अनिरुद्ध, देखो मोनाली, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो फिर तुम अखिल अंकल और चाचू को छोड़ दो। मोनाली, ऐसे कैसे? पहले मुझे जो चाहिए वो तो मिल जाने दो। अनिरुद्ध, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पर इन्हें छोड़ दो। मोनाली, ठीक है, तो फिर ये लो पेपर्स और तुम इस पर साइन कर दो और तुम्हारी कंपनी मुझे दे दो। मोनाली की बात सुनकर मनीष और अंकल अखिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। अखिल, ये क्या बोल रही हो तुम? हमने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है। मोनाली, तो इससे कैसे फ़र्क पड़ता है? मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूँगी। सौरभ, तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमारी कंपनी के पीछे ही क्यों पड़ी हो? मोनाली, ओ इस लॉलीपॉप को भी गुस्सा आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। सौरभ, माइंड योर लैंग्वेज मोनाली। मोनाली, हे, जिसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है तो फिर मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? अनिरुद्ध, देखो, तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं साइन कर दूंगा, तुम प्लीज़ चाचू और अखिल अंकल को छोड़ दो। मोनाली, हाँ, ये हुई ना बात। अनिरुद्ध की बात सुनकर सौरभ, अखिल और मनीष उसे आश्चर्य से देखने लगे। अनिरुद्ध ने इशारे में कहा कि मुझ पर भरोसा रखो। अनिरुद्ध, हम साइन कर देंगे, पर तुम पहले इन्हें छोड़ दो। मोनाली, ठीक है। साजिद, इन्हें छोड़ दो। साजिद ने उनकी रस्सी खोली। अखिल और मनीष रस्सी खोलते अनिरुद्ध और सौरभ के पास आए। सौरभ, क्या तुम सच में साइन करने वाले हो? अनिरुद्ध, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सौरभ, पर अगर वो मेडिसिन इस मोनाली के हाथों में आ गई तो क्या होगा, यह तुमने सोचा है? सौरभ अनिरुद्ध को धीरे से कह रहा था। अनिरुद्ध सौरभ की बात सुनकर चुप था। मोनाली, ये लो, अनिरुद्ध साइन करो। मोनाली ने पेपर्स और पेन अनिरुद्ध को देते हुए कहा। अनिरुद्ध ने पेपर और पेन हाथ में लिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी चारों तरफ नज़र घुमाई कि उसे एक बंदूक नीचे पड़ी हुई नजर आई जो सौरभ के पीछे पड़ी हुई थी। मोनाली, साइन करो। अनिरुद्ध साइन करने अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। उसने सौरभ की तरफ देखा और गन की तरफ इशारा किया। सौरभ समझ गया। उसने पीछे देखा। मोनाली, क्या सोच रहे हो? साइन करो, नहीं तो तुम्हारी अंकल, चाचा और भाई तीनों को उड़ा दूंगी। तभी सौरभ ने जल्दी से गन हाथ में ली और मोनाली को पकड़कर उसके सिर पर रख दी। सौरभ, बंदूक नीचे करो अपनी, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। मोनाली, बंदूक नीचे करो सब, उसने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा। सौरभ, अनिरुद्ध, तुम पापा और चाचू को बाहर ले जाओ। अखिल, नहीं, तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अनिरुद्ध, अंकल प्लीज़ आप लोग जाइए, हम आ जाएंगे। सौरभ भी मोनाली पर गन ताने दरवाजे की तरफ जा रहा था। अनिरुद्ध, चाचू, आप और अखिल अंकल यहाँ से चले जाइए। ये लो गाड़ी की चाबी, हमारी कंपनी के लिए आप दोनों को जाना होगा। अनिरुद्ध के कहने पर अखिल और मनीष वहाँ से भाग गए। उनके जाते साजिद ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ खड़ा हो गया। सभी गुंडों ने अनिरुद्ध और सौरभ को घेर लिया था। मोनाली, तुम ठीक नहीं कर रहे हो सौरभ, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सौरभ चलेगा। मोनाली को बहुत गुस्सा आया और उसने सौरभ के हाथों पर जोर से काट लिया। आउट! सौरभ के मुंह से चीख निकल गई और उसके हाथों से बंदूक नीचे गिरी। यह देखकर अनिरुद्ध ने साजिद को जोर से लात मारी और उसे गिरा दिया। यह देखकर एक एक करके गुंडे अनिरुद्ध और सौरभ को मारने के लिए आने लगे। दो गुंडों जैसे ही अनिरुद्ध को मारने आए, अनिरुद्ध ने दोनों को बहुत जोर से मुक्का मारा। सौरभ भी मुक्कों और लातों से गुंडों को धोने लगा।
इस तरफ अखिल और मनीष घर पहुंच गए। उनको देखकर सबकी जान में जान आई। संजना, अनिरुद्ध और सौरभ कहाँ हैं? अखिल, वो वहीं हैं। अखिल और मनीष ने पूरी बात सबको बताई। उनकी बात सुनकर संजना और बाकी सबकी चिंता और बढ़ गई। संजना, अखिल अंकल, हमें उनको बचाना चाहिए। अखिल, पर अनिरुद्ध ने हमें वहाँ आने से मना किया है। अगर हम वहाँ पकड़े गए तो हमें पेपर्स पर साइन करनी पड़ेगी और हमारी वजह से अनिरुद्ध और सौरभ भी मुश्किल में आ जाएंगे। संजना, हाँ, पर सही कह रहे हो, आप दोनों का वहाँ जाना सेफ नहीं है। पर मैं तो वहाँ जा सकती हूँ ना। मनीष, नहीं संजना, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो? संजना, कुछ नहीं होगा चाचू, मैं सही सलामत वापस लौटूंगी। वहाँ अनिरुद्ध और सौरभ उन लोगों से अकेले लड़ रहे हैं और मैं यहाँ ऐसे बैठी नहीं रह सकती। अखिल, पर बेटा। संजना, प्लीज़ अंकल, मुझे जाने दीजिए। दादी, तू जा संजना बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं देखती हूँ कि यहाँ तुझे कौन रोकता है। दादी की बात सुनकर संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। संजना, थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट, संजना ने कहा और वो वहाँ से निकल गई। उसने जाते मोहित को फ़ोन लगाया। मोहित, क्या इतनी बड़ी बात तू मुझे अब बता रही है? संजना, सॉरी भाई, आप पहले से ही परेशान थे तो मैं आपकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती थी। मोहित, पागल है क्या? मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ, तो पुल के पास मेरा इंतज़ार करना, हम साथ में ही अंदर जाएंगे, समझी? संजना, ठीक है भाई। तभी संजना के फ़ोन पर किंजल का फ़ोन आ रहा था। संजना, इतनी रात को किंजल का फ़ोन? संजना ने तुरंत फ़ोन उठाया। संजना, किंजल, क्या हुआ? किंजल, क्या हुआ है संजू? कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कब से सौरभ व अनिरुद्ध को फ़ोन लगा रही हूँ। संजना, वो दोनों मनाली के पास हैं। किंजल, वार्ड पर क्यों? संजना ने किंजल को पूरी बात बताई। किंजल, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ संजू। संजना, नहीं किंजल, वहाँ पर बहुत खतरा है। किंजल, आई डोंट केयर, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, डेट्स फाइनल। संजना, ठीक है, तुम पुल के पास, ठीक है, पुल के पास मिलते हैं। किंजल, ओके। इस तरफ अनिरुद्ध और सौरभ गुंडों को मजा चखा रहे थे, पर तभी साजिद ने एक बड़ा सा डंडा अनिरुद्ध के सिर पर मारा। सिर पर जोर से चोट लगने की वजह से अनिरुद्ध बेहोश हो गया। सौरभ अकेला गुंडों को संभाल नहीं पा रहा था। वो मौका देकर अनिरुद्ध के पास गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा, पर साजिद ने उसे भी वो डंडा सिर पर मारा और सौरभ भी वहीं बेहोश होकर गिर गया। वो नाली पकड़कर बांध दो दोनों को। अनिरुद्ध और सौरभ को कुर्सी पर बांध दिया। संजना, मोहित और किंजल पुल के पास पहुंच चुके थे। मोहित, अंकल ने जैसे कहा था, वहां पर बहुत सारे गुंडे, इसलिए हमें वहां पूरी प्लानिंग से जाना होगा। किंजल ने अपने साथ कुछ लाई हुई हूँ। मोहित, क्या? किंजल, पेपर स्प्रे और ये बेसबॉल का वेट। मोहित, अरे वाह, तो इतनी समझदार कब से हो गई? किंजल, मैं पहले से समझदार हूँ। संजना, मुझे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे कराटे क्लासेस किस दिन काम आएंगे? हाँ मोहित, हाँ, यहाँ पर तेरा पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। संजना, हाँ सही कहा। मोहित, मेरे पास यह बंदूक है, मेरे दोस्त की लेकर आया हूँ, और हाँ संभल कर, उनके पास हथियार है। हमें छिपते हुए वहाँ पर जाना है। यहाँ दरवाज़ा बंद है, हम पीछे से खिड़की में से अंदर जाएंगे। संजना, ठीक है, चलो। संजना, किंजल और मोहित धीरे धीरे खिड़की की तरफ धीरे धीरे पीछे की खिड़की से फैक्ट्री के अंदर जाने लगे। वहाँ पर छिपते हुए वो लोग उसी बड़े हॉल तक आ गए जहाँ उन्होंने अनिरुद्ध और सौरभ को बांध कर रखा था। मोनाली और साजिद भी वहीं पर खड़े थे। संजना, ओ नो, इन्हें तो अनिरुद्ध और सौरभ को बांध दिया है, अब हम क्या करेंगे? मोहित, एक काम करते हैं, मैं उस दरवाजे की तरफ जाता हूँ और इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम दोनों जाकर इनको छुड़ा लेना। किंजल, ठीक है भाई। मोहित वहाँ रखी पुरानी मशीन के पीछे छिपता हुआ दरवाजे के पास चला गया। उसने वहाँ रखा एक बॉक्स जोर से गिराया। आवाज़ सुनते कुछ गुंडे उस तरफ जाने लगे। उनके आते ही मोहित ने अपनी बंदूक निकाले और उन पर गोली चलाने लगा। गोलियों की आवाज़ सुनकर साजिद और मोनाली भी उस तरफ देखने के लिए जाने लगी। बाकी गुंडों का ध्यान भी कुछ देर के लिए उस तरफ चला गया था। इस वक्त का फ़ायदा उठाकर किंजल और संजना बिना आवाज़ किए धीरे धीरे अनिरुद्ध और सौरभ के पास आए और उनकी रस्सी छोड़ने लगे। इनके सिर पर तो चोट लगी है। संजना ने जब सिर पर खून देखा तो कहा। अनिरुद्ध, सौरभ और वो दोनों उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे। तभी अनिरुद्ध ने अपनी आंख धीरे से खोली। संजना को देखकर वो हैरान रह गया और वो जोर से बोलने ही जा रहा था कि संजना ने अपना हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। संजना, चलो यहाँ से। संजना और किंजल अनिरुद्ध और सौरभ को सहारा देकर
ले ही जा रहे थे कि एक आदमी की नज़र उन पर पड़ गई। ये देखो, वो भाग रहे हैं, वो ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सबकी नज़र उन पर गई। वो गुंडे उन पर हमला करने के लिए दौड़े थे। तभी किंजल ने अपना पेपर स्प्रे निकाल उनकी आंखों में छांट दिया। वो सब आंखें जलने की वजह से वहीं खड़े हो गए और आंखें मिचमिचाने लगे। किंजल ने अपना बेट निकाला और उससे सबको मारने लगी। संजना भी अपनी कराटे की टेक्निक से उन गुंडों को धोने लगी। अनुज और सौरभ को चोट की वजह से पूरा होश नहीं आया था। वो वहीं खड़े अपने आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे। मोहित भी अपनी बंदूक से गुंडों को अपने पास आते रोक रहा था, पर तभी उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। मोहित ने बंदूक उठाया और उससे सबको मारने लगा। मोनाली यह सब देखकर गुस्से से धुआं पुआं हो रही थी। मोनाली, साजिद, इन सबको रोको। साजिद संजना और किंजल के पास आया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उसका पंजा इतना मजबूत था कि संजना और किंजल उन्हें छुड़ा नहीं पा रही थी। अब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। संजना, अनिरुद्ध बताओ, बचाओ। अनिरुद्ध को संजना की आवाज़ आ रही थी, पर उसे धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। अनिरुद्ध, इस बार संजना जोर से चीखी। संजना की दर्दनाक आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और वो संजना और किंजल को उसके हाथों से छुड़ाने लगा। उसने साजिद की छाती पर जोर से लात मारी और इस वजह से साजिद का हाथ छूट गया और उनसे थोड़ा दूर हो गया। उसे छाती पर इतनी जोर से लगा था कि वो कुछ देर तक वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। अनिरुद्ध, संजू, किंजल, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक हैं, उन दोनों ने कहा। तब तक सौरभ भी आ गया। अब अनिरुद्ध साजिद के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने लगा। सामने साजिद भी कई बार उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। सौरभ मोहित के पास गया और उसकी वहाँ मदद करने लगा। किंजल, संजू, तुम इन सबको देखो, मैं उस मोनाली को देखती हूँ। किंजल मोनाली के पास गई और उससे जोर से थप्पड़ लगाया। मोनाली, हाउ डे यू। किंजल, अपनी इंग्लिश झाड़ना बंद कर और चुपचाप मेरी बात सुन। अगर तुमने मेरे दोस्तों को या फिर करण को चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें करण के दिल के साथ खेलने नहीं दूंगी। मोनाली, ओ हाँ, मैं भूल गई थी, तुम प्यार जो करती हो करण से। किंजल, हाँ करती हूँ मैं प्यार करण को। मोनाली, पर वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता और इसी वजह से उसने मेरी बात सुनी और मान भी ली। किंजल, वो इसलिए कि वो अब तक तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता। उसके सामने जब तुम्हारा सच आएगा तो वो तुमसे सिर्फ नफरत करेगा। मोनाली, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, समझी। मोनाली ने किंजल को जोर से धक्का दिया और किंजल कुछ दूर जाकर गिर गई। मोहित, किंजल, तुम ठीक तो हो? मोहित ने किंजल के पास जाते हुए कहा। किंजल, हाँ भाई। अनिरुद्ध को वही डंडा दिखाई दिया जिससे साजिद ने उसे मारा था। उसने वो डंडा उठाया और साजिद के सिर पर जोर से मारा और साजिद वहीं पर गिर गया। अनिरुद्ध, सौरभ, मोहित, संजना और किंजल ने वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर गुंडों को धो दिया था, पर उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मोनाली देख कर घबरा गई। मोनाली, अब मैं क्या करूँ? इन्होंने तो सबको हरा दिया। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मोनाली की नज़र जमीन पर पड़ी बंदूक पर गई। उसने बंदूक उठा ली। मोनाली, रुक जा वरना मैं गोली चला दूंगी। बंदूक देखकर सब वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। मोनाली, सबसे पहले गोली तुम पर चलाऊंगी। अनिरुद्ध, संजना नहीं, कहते वो अनिरुद्ध के आगे जाकर खड़ी हो गई। मोनाली, संजना हट जाओ, नहीं तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। संजना, यही सही, पर मैं यहाँ से दूर नहीं हटूंगी। अनिरुद्ध, संजू, तुम दूर हटो, ये क्या पागलपन है। संजना, नहीं अनिरुद्ध, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी मोनाली ने बंदूक से निशाना ताका और ट्रिगर दबा दिया। पूरे कमरे में जोर सी की आवाज़ गूंजी। गोली की आवाज़ चारों तरफ गूंजी। कुछ पल के लिए संजना और अनिरुद्ध की आंखें डर की वजह से बंद हो चुकी थी। संजना और अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली। दोनों अपनी जगह से ही सलामत थे। मोहित और किंजल भी गोली की आवाज़ सुनकर डर गए थे। सबकी शक्ल ऐसे देखकर मोनाली हंसने लगी। एक बार तो मैंने जानबूझकर गोली निशाने पर नहीं छोड़ी। ये जो डर अभी तुम लोगों की शक्ल पर है, उसे मैं देखना चाहती थी। अनिरुद्ध, बस करो मोनाली, कब से हम तुम्हें सहे जा रहे हैं, पर अब नहीं। मोनाली, हाँ तो मैंने तुम्हें कब रोका? तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, पर फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। संजना, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अकेली हो और हम चार। मोनाली, अनिरुद्ध, शायद तुम्हारी वाइफ को भूलने की बीमारी है, जरा उसे याद दिलाओ कि मैंने अकेले तुम्हारे साथ क्या किया था। तभी किंजल को कुछ सूझा और उसने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। उसने संजना की तरफ देखकर इशारा किया और संजना समझ गई। संजना, तुम अनिरुद्ध से क्यों
कह रही हो? इतनी हिम्मत है तो खुद ही कहो कि तुम कितनी गिरी हुई हरकतें की है। मोनाली, अपने अपने मुंह से ही अपनी तारीफ क्या ही करूं। सौरभ, सब बोलने को ही कुछ नहीं होगा। ये तो सही यही कहेगी ना, छोड़ो ना संजना, वैसे भी उसकी हरकतों को याद करके हम अपना मूड क्यों ख़राब करें। मोनाली, ए लॉलीपॉप, जानते हो ना मैंने तुम तीनों दोस्तों को कैसे अलग किया है, भूल गए क्या? अनिरुद्ध, कैसे भूल सकते हैं मोनाली, क्या खेल खेला था तुमने झूठे प्यार का, वो भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त करण के साथ। मोनाली, हाँ खेला था, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका बैंक बैलेंस कुछ ज़्यादा ही था तो मैंने सोचा उसे थोड़ा कम कराते हैं। सौरभ, हाँ और इसलिए तुमने एक और बॉयफ्रेंड भी बना रखा था और मैंने सुना है कि उससे तुम्हारी सगाई भी होने वाली है। मोनाली, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इस करण के चक्कर में माइक को छोड़ दूँ? माइक को मैं पहले से ही पसंद करती थी। माइक तो पहले से ही मेरी पसंद था। करण तो पहले से ही सिर्फ मेरा टाइम पास था संजना, और अब भी वो तुम्हारे लिए टाइम पास ही है, सही है ना? मोनाली, नहीं, मोनाली ने गुस्से से कहा और फिर हंसने लगी। मोनाली, अब वो तुम्हें हराने की टिकट है, समझे? इसलिए मैं वापस आई ताकि करण का भरोसा जीत कर उसे तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकूं। अनिरुद्ध, उसे यूज तुम पहले से ही करती आई, उस रात मुझे फंसाने के लिए भी तुमने उसे यूज किया था। अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाया। मोनाली, हाँ, क्योंकि बदला लेना था मुझे तुमसे। मैंने तुम्हें अपने साथ होने को कहा था, तुमने मुझे मना कर दिया। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को मना कर दिया और इस वजह से मैंने वो प्लान बनाया। तुम्हें नशे की गोली ड्रिंक में मिला कर दी और चुपके से कमरे में लाए। तुम तो नशे में भी मेरे पास आना नहीं चाहते थे। फिर मैंने ऐसा नाटक किया कि सबको लगे कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे, और सबूत के साथ मैंने वीडियो भी बनाई और करण को उसी वक्त बुलाया ताकि मैं तुम्हें और मुझे देखे और तुम्हें हमेशा के लिए खुद से दूर कर दे। और देखो वही हुआ। मोनाली, कितना कहते ही दरवाजे पर रखे बॉक्स गिर गए। सबकी नज़र उस तरफ चली गई। वहाँ पर करण था जिसने मोनाली की सभी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, वो ज़मीन पर गिर गया था। सब करण को वहाँ देखकर हैरान थे और सबसे ज़्यादा शौक मोनाली थी। करण खड़ा हुआ और गुस्से से अपना सिर पीटने लगा। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब मेरी वजह से हुआ है। करण यह बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से अपना सिर पीट रहा था। करण, रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। किंजल भागती हुई उसके पास गई। ये मैंने क्या कर दिया किंजल? मैं कितना बड़ा गधा हूँ। मैंने तुम सभी पर विश्वास नहीं किया। मैं तुम सबका गुनहगार हूँ। करण, ऐसा मत कहो, तुमने कुछ नहीं किया। जो किया है वो इस मोनाली ने किया है। किंजल ने करण को सहारा देते हुए कहा। करण, ये सब झूठ है। इन सब ने मुझे मजबूर किया था यह सब बोलने के लिए। मोनाली करण के पास आते हुए बोले। सेट अप मोनाली, और एक लफ्ज़ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। दूर हो जाओ मुझसे, नहीं तो मुझसे कोई अनर्थ हो जाएगा। पर मैं सच कह रही हूँ करण, तुम नहीं जानते कि यहाँ क्या हुआ है। मोनाली ने फिर से आकर करण की बाँह पकड़ ली। मैंने कहा ना, दूर हटो मुझसे। करण ने गुस्से में मोनाली को धक्का दिया और मोनाली दूर जाकर गिरी। करण अनिरुद्ध की तरफ देख रहा था, जो नज़र झुकाए या सब सुन रहा था। वो धीरे से अनिरुद्ध के पास आया और उसके सामने अपने पैरों पर नीचे बैठ गया। उसने रोते करण के सामने हाथ जोड़े। अनिरुद्ध यह देखकर भावुक हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी मोनाली गुस्से से बंदूक लेकर खड़ी और निशाना अनिरुद्ध की तरफ लगाया। करण आगे कुछ बोलने ही जा रहा था कि उसकी नज़र मोनाली पर पड़ी, जो बस ट्रिगर दबाने ही वाली थी। अनिरुद्ध, करण चिल्लाया। तभी मोनाली ने ट्रिगर दबाया, गोली अनिरुद्ध पर चलाई। करण ने जोर से अनिरुद्ध को धक्का दे दिया और गोली करण के सीने पर जाकर लगी। करण वहीं ज़मीन पर गिर गया। नहीं, मोनाली के हाथों से बंदूक नीचे गिर गई। करण, अनिरुद्ध भागता हुआ उसके पास गया। सौरभ, किंजल और संजू भी भागते हुए करण के पास आए। करण के सीने से बहुत खून बह रहा था। करण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, प्लीज़ अपनी आंखें खोली रखो। अनिरुद्ध ने रोते हुए कहा। अनिरुद्ध, करण ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। हाँ, मैं यही हूँ करण। अनिरुद्ध ने करण का हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरे जाने से पहले तुम मुझे माफ़ कर देना। ऐसा मत कहो करण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। अनिरुद्ध के इतना कहते करण ने अपनी आंखें बंद कर दी। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अनिरुद्ध, सौरभ, मोहित, संजना और किंजल ने उसी वक्त करण को उठाया हॉस्पिटल लेकर गए। खून बह चुका था, इसलिए करण को सीधा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। इस तरह मोनाली गाड़ी को लेकर वहां से भाग गई। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच गई और साजिद और उसके साथियों को भी पकड़ लिया।
पर मोनाली उसके हाथों से बच गई। 24 घंटे हो चुके थे पर करण को अभी तक होश नहीं आया था। अनिल डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, करण तो होश ठीक तो हो जाएगा ना? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि करण को अभी तक होश नहीं आया है और उसे होश आ गया तो ही बचने की उम्मीद है। डॉक्टर की बात सुनकर सब उदास हो गए। किंजल दरवाजे पर खड़ी करण को ही देख रही थी। किंजू, करण को कुछ नहीं होगा, प्लीज़ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। संजना ने किंजल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, तुमने ही तो कहा था ना मुझे करण के पास रहना है, उसे संभालना है। अगर उसे होश आया तो मैं तुरंत उसके पास जा सकती हूँ ना? उसे तब मेरी ज़्यादा ज़रूरत होगी। किंजल की मासूमियत देखकर संजना उससे कुछ कह नहीं पाई और वो अपनी जगह पर बैठ गई। तभी किंजल की नज़र करण की आंखों पर गई जो धीरे धीरे खुलने की कोशिश कर रही थी। करण, वो सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। किंजल को ऐसा जाता देखकर संजना और अनिरुद्ध भी अंदर की ओर भागे। करण ने अपनी आंखें खोली और यह देखकर किंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तुम रो क्यों रही हो? करण धीरे से बोला। मैं रोई नहीं तो क्या करूं? आज मेरी विदाई जो है। किंजल रोती रोती बोली। तुमसे भला किस बदकिस्मत से शादी कर ली? करण धीरे से बोला। यह सुनकर किंजल को गुस्सा हो गई और मुँह फेर कर खड़ी हो गई और करण, अनिरुद्ध और संजना हंसने लगे। अब कैसा लग रहा है? अनिरुद्ध ने करण के पीछे बैठते हुए कहा। अच्छा लग रहा है। तभी डॉक्टर आ गए। देखिए, आप सभी बाहर जाइए, हम इनके कुछ चेकअप करने हैं और अभी इनको आराम की ज़रूरत है, इसलिए उनसे ज़्यादा बुलवाइए मत। ठीक है डॉक्टर, अनिरुद्ध ने कहा और वो बाहर चले गए। किंजल ने एक बार मुड़कर करण की तरफ देखा तो करण ने स्माइल की, पर किंजल मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई। फिर डॉक्टर ने सब चेकअप किया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। करण को अब सिर्फ कमजोरी थी, बाकी वो ठीक था। डॉक्टर ने 3 दिन मॉनिटरिंग के लिए करण को हॉस्पिटल में ही रुकने को कहा। रात को सब खाना लेकर करण से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। करण आंखें खोली रखे अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अनिरुद्ध करण के पास और के पास बैठ गया। करण, अब तुम ठीक हो? करण ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो गई। क्या हुआ मेरे भाई? भाई शब्द सुनते ही करण की आंखें बहने लगी। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरी दोस्ती के खिलाफ ही नहीं हूँ, के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा मत बोल। अब भाई बोल दिया है ना, अब पुरानी सारी बातों को भूल जा। कैसे भूलूं? मैंने तुम सबको कितना हर्ट किया है, तुम सबका भरोसा तोड़ा है। नहीं भाई, तुमने जानबूझकर नहीं किया है, वो तो उस छिपकली ने तुमसे करवाया। सौरभ ने करण के पास आकर कहा। सौरभ? करण ने आंखें दिखाते हुए कहा। क्या आप भी? मैं उसे छिपकली नहीं कह सकता क्या? यह सुनकर करण को भी हंसी आ गई। ये हुई ना बात, ऐसे ही हंसते रहो मेरे दोनों भाइयों, सुकून मिलता है। सौरभ के कहते तीनों दोस्त गले मिल गए। यह देखकर संजना और किंजल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर सब लोग बातें करने लगे। करण, एक बात बताओ, तुम वहाँ इस जगह पर पहुँचे कैसे? अनिरुद्ध का सवाल सुनकर करण ने किंजल की तरफ देखा। जब किंजल से नाराज होकर करण घर चला गया तब किंजल ने वो रिकॉर्डिंग करण को व्हाट्सएप कर दी। प्लीज़ करण, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, हमारी दोस्ती के लिए प्लीज़ एक बार रिकॉर्डिंग सुन लो। किंजल ने यह मैसेज करण को भेजा। रात को करण गुस्से में बैठा हुआ था। किंजल का मैसेज देखकर वो भी उसे इग्नोर कर रहा था। उसने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, पर वो रुक नहीं पाया और उसे फ़ोन पर उठाकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने ध्यान से रिकॉर्डिंग सुना और वो यह सुनकर शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सुना वो सच था या नहीं। फिर भी करण ने उस रिकॉर्डिंग पर पूरा भरोसा नहीं किया था। उसे लगा था कि वो शायद कोई और मोनाली की बात कर रहा होगा या कोई बहरूपिया होगा। इसी कन्फ्यूजन में वो वहाँ उठा और किंजल के घर जाने लगा। तभी उसने किंजल की आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर संजना से बात कर रही थी। किंजल की बात सुनकर वो समझ गया था कि किंजल किसी गुंडों से लड़ने के लिए जा रही है, इसलिए वो भी किंजल के पीछे निकल चुका। पर पुल के पास किंजल के साथ संजना और मोहित को देखकर वो वहीं छिपकर खड़ा रह गया। उसे अंदर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब बहुत देर तक अंदर से कोई बाहर नहीं आया तो उसे फिक्र होने लगी और वो खुले दरवाजे से अंदर आ गया और तभी उसे मोनाली की आवाज़ सुनाई दी। मोनाली के वहाँ देखकर वो हैरान था और तभी मोनाली ने अपने मुंह से सारी सच्चाई बता दी और इत्तेफाक से करण ने वो सब सुन लिया। सब लोग करण की बात सुनकर खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश किंजल थी क्योंकि करण ने उसकी बातों पर भरोसा किया था। अरे, हम इन सब बात में ये तो भूल ही गए कि मोनाली कहाँ है। संजना को अचानक से याद आया। हाँ, वो गई कहाँ? पुलिस को तो मैंने
फ़ोन कर दिया था, फिर पुलिस को वो मिली क्यों नहीं? ऐसा इसलिए सौरभ क्योंकि वो भाग चुकी थी। मैंने उसे जाते हुए देखा था। अनिरुद्ध की बात सुनकर सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। तो फिर तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम उसे पकड़ लेते ना। मुझे उस वक्त सिर्फ करण को हॉस्पिटल ले जाना था और कुछ मैं नहीं जानता था सौरभ। अनिरुद्ध की बात सुनकर करण फिर से अनिरुद्ध को देखने लगा। उसने अनिरुद्ध के साथ कुछ नहीं किया था, फिर भी अनिरुद्ध को उसकी कितनी फिक्र थी। यह सोचकर करण ने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। थैंक यू भगवान, मुझे मेरा दोस्त वापस लौटाने के लिए थैंक यू। आज हॉस्पिटल में करण का दूसरा दिन था। करण को अकेला ना लगे इसलिए अनिरुद्ध, संजना और किंजल करण के पास ही रुके हुए थे। तभी वहाँ कमरे में मोहित दाखिल हुआ। हाय करण, कैसे हो? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दैट्स गुड। ये लो, मैं तुम सब के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आया हूँ। थैंक यू मोहित, अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहित ने सबको नाश्ता सर्व किया और फिर बाहर पानी लेने जाने लगा। मोहित तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी एक लड़की भागते हुए मोहित से टकरा गई। आई एम सॉरी, इस लड़की ने जल्दबाजी में कहा। तभी उसकी नज़र मोहित पर गई। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तुम ठीक तो हो? मोहित ने उससे नजरें हटाते हुए कहा। हाँ, उसने देरी से कहा और जाने लगी। अंजलि, मोहित ने उसे आवाज़ लगाई। अंजलि वहीं रुक गई। मोहित उसके पास गया। और तुम ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? यह सुनते अंजलि घबरा गई। वो जिस वजह से यहाँ आई थी वो मोहित को बता नहीं सकती थी। नहीं, वो बस किसी को ढूंढ रही थी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। मोहित बस उसे जाते हुए देखता रहा। इस तरफ कुछ गार्ड्स करण के रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए और वहीं खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा है? संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखिए, आप कौन हैं और आप यहाँ हॉस्पिटल में किसी भी कमरे में इस तरह कैसे आ सकते हैं? अनिरुद्ध ने उसके पास जाते हुए कहा। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, इन्हें मिलने हमारे सर आ रहे हैं। एक बॉडीगार्ड ने अनिरुद्ध को जवाब दिया। आपके सर कौन हैं? करण ने उस बॉडीगार्ड से पूछा। वो बस आते ही होंगे। तभी ब्लू रंग के सूट में आंखों पर गोगल्स लगाया और हाथ में गुलदस्ता लिए वो कमरे में एंटर हुआ। उसे देखकर सब शॉक थे। हाय अथर मैथ्यूज, उसने करण के पास जाकर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हाय करण शर्मा, आई एम वेरी सॉरी करण फॉर माई सिस्टर, पुलिस ने हमें सब बताया। प्लीज़ ये गुलदस्ता आप मेरी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए। अथर्व ने गुलदस्ता करण को देते हुए कहा। थैंक यू, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बहन कुछ गलत कर सकती है। नहीं तो मैं उसे ऐसा कुछ करने नहीं देता, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तो उसका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर अथर्व? मोनाली ने इतना बड़ा क्राइम किया है और आप उसे बचाना चाहते हैं। अनिरुद्ध गुस्सा हो गया था। मैं जानता हूँ, पर मैं अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता हूँ, बस उसके लिए स्वार्थी बन रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं मोनाली पर कोई केस नहीं करूँगा। वाट करण, तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो? अनिरुद्ध को यकीन नहीं हो रहा था कि करण ने अभी अभी ऐसा कुछ कहा था। हाँ करण, ये गलत है। संजना ने भी करण को रोकते हुए कहा। किंजल चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अनिरुद्ध, मुझे कोई केस नहीं करना है। मैं नहीं चाहता कि उसका करियर ख़त्म हो जाए। मुझे बस अब इन सब बातों को भूलकर अपने आज पर फोकस करना है। करण की बात सुनकर कोई आगे कुछ नहीं बोल पाया। थैंक यू मिस्टर करण। उसी वक्त अंजलि अथर्व को ढूंढती हुई वहाँ पर आ पहुँची, पर सामने संजना, अनिरुद्ध और किंजल को देखकर वो वहीं खंबे की तरह खड़ी हो गई। अंजलि, तुम यहाँ पर क्यों आई? अथर्व ने अंजलि को देखकर कहा। वो अंजलि के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। हाँ अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? संजना ने अंजलि के पास जाकर पूछा। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, अंजलि के पापा जतिन खन्ना और हम बिजनेस पार्टनर हैं। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आप अंजलि को कैसे जानते हो? संजना को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो अंजलि मेरी। अथर्व आगे बोलने ही वाला था कि अंजलि ने अथर्व की बात काट दी। आप चलिए ना, हमें देर हो रही है। भाभी, अनिरुद्ध मैं आपको बाद में सब बताती हूँ। इतना कहकर अंजलि अथर्व को अपने साथ ले गई। तभी मोहित पानी लेकर उस तरफ आ रहा था। अंजलि अथर्व के बाँह पकड़कर उसे ले जा रही थी। तभी मोहित ने उसे जाते हुए देख लिया। अंजलि ने भी मोहित को सामने से आते हुए देखा तो उसने जोर से अपना हाथ अथर्व की बाँह पर से हटा दिया और नज़रें झुकाए वहाँ से चली गई। मोहित को यह सब देखकर अंदर से बहुत बुरा लगा, पर उसने अपने चेहरे पर एक भी भाव आने नहीं दिया और वो वापस कमरे में आ गया। अनिरुद्ध और संजना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो समझ गए थे कि कुछ तो था जो अंजलि उससे छिपा रही थी। ये क्या था अंजलि? अथर्व ने बाहर अंजलि को रोकते हुए कहा। क्या तुमने मुझे उनको बताने क्यों नहीं दिया? वो
वो तो मैं बाद में भी उनको बता दूंगी, पर आप वहाँ क्यों गए थे? वो मोनाली ने, अथर्व ने अंजलि को पूरी बात बताई। ओ गॉड, बेचारा करण, मोनाली को यह नहीं करना चाहिए था। पर हम और कर भी क्या सकते हैं? चलो, अथर्व ने मायूस होकर कहा और गाड़ी का डोर खोला। अंजलि गाड़ी में बैठकर और अथर्व के साथ चली गई। मोहित गहरे विचारों में खोया होता। संजना और अनिरुद्ध कब से मोहित को नोटिस कर रहे थे। क्या लगता है भाई ने अंजलि को अथर्व के साथ देखा होगा? संजना ने अनिरुद्ध को धीरे से पूछा। लगता तो है, पर अंजलि अथर्व को कैसे जानती है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे भी अनिरुद्ध। मेरा तो यह सब सोचकर सिर ही चकरा रहा है। मैं अभी आती हूँ। संजना उठी और बाहर टहलने के लिए चली गई। चलते चलते संजना के पैर लड़खड़ाने लगे तो वो खड़ी हो गई। उसे चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो वहीं बेंच पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब उसे अच्छा लग रहा था, इसलिए वो खड़ी और वापस अनिरुद्ध के पास जाने लगी। तभी उसे फिर से चक्कर आया और बेहोश होकर वहीं गिर गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।